हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बेस्ट प्रिपरेशन विद अनुराग। आज हम लोग साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान में एनसीएफ के बारे में चर्चा करेंगे। यह टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में टीचर्स से रिलेटेड जितनी भी वैकेंसी आती है उसमें यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह किसी न किसी माध्यम में प्रश्न पूछ ही लिया जाता है। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं। एनसीएफ 2005 ये क्वेश्चन आपके दिमाग में उठता होगा, कभी ना कभी उठता है। एनसीएफ क्या है, तो उससे पहले हम ये जानें कि यह आया कहाँ से। तो ये ओरिजिन के बारे में हम लोगों को जानना है। तो चलिए हम लोग समझ लेते हैं। अगर यह बात करें कि इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो यह एक निबंध था, उस निबंध से निकला हुआ है। अच्छा ये बात है। तो वह निबंध कौन सा है, हमको उसका नाम बताएं। तो उसका नाम है सभ्यता और प्रगति। यह निबंध है हमारा, और इसी निबंध से एनसीएफ की अवधारणा निकली है। अच्छा, अगर यह निबंध है सभ्यता और प्रगति, तो इसको किसने लिखा है? तो इसको लिखने वाले थे रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर इन्होंने ही लिखा था, और इनके लेखन, ये जो निबंध है, इसी से यह निकला था एनसीएफ 2005। यहाँ पे जब एनसीएफ 2005 तैयार किया जा रहा था, तो उसमें एक व्यक्ति थे, उनका नाम था प्रोफेसर यशपाल। इन्होंने ही यह अपने अध्यक्षता में एनसीएफ का पूरा ढांचा जो तैयार किया गया, इन्हीं के अध्यक्षता में तैयार किया गया। तो कभी कभी यह पूछ लेगा कि अध्यक्षता एनसीएफ 2005 में किसने किया था, तो प्रोफेसर यशपाल ने किया था। दूसरी बात यहाँ पे उठती है, अगर एनसीएफ आया है तो क्या इसका संविधान में कहीं पर जिक्र है? क्वेश्चन तो उठता है कि संविधान में अगर इसका कहीं जिक्र हो तो बताइए। तो बिल्कुल संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसमें इसका जिक्र किया गया है, 8वीं अनुसूची में। तो क्वेश्चन बन सकता है ना। तो 8वीं अनुसूची क्या बताता है? 22 प्रकार की भाषाओं के बारे में बताता है। 22 प्रकार की भाषाएं हमारे भारत में क्या होती है, बोली जाती है। ऐसा कहां पर बताया गया है जिसे मान्यता दी गई है? तो वो संविधान के 8वीं अनुसूची में बताया गया है। तो इन्हीं 22 प्रकार की भाषाओं में एनसीएफ का क्या है, जिक्र किया गया है। तो आप याद रखना, संविधान को लेकर जब पूछा जाएगा तो 8वीं अनुसूची आपको क्लियर है। तो ये आखिर है क्या, इसका फुल फॉर्म क्या है, पहले उसको समझ लेते हैं। एनसीएफ का फुल फॉर्म, तो एन का मतलब होता है नेशनल, सी का होता है मतलब करिकुलम, और एफ का मतलब होता है फ्रेमवर्क। तो इसका पूरा मतलब हो गया नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, अगर यह फुल फॉर्म पूछा जाएगा तो। और हिंदी में इसका मतलब होता है राष्ट्रीय, नेशनल का मतलब होता है राष्ट्रीय, करिकुलम मतलब होता है पाठ्य चर्चा, तो राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा, फ्रेमवर्क होता है रूपरेखा, तो राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा, इसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005। यह आपको फुल फॉर्म। एनसीएफ आया क्यों, चलिए इसकी उत्पत्ति समझ लिए, इसका फुल फॉर्म समझ लिए, ये आया तो इसकी अध्यक्षता किसने की है ये भी समझ लिए। बात यह है कि एनसीएफ को लाया क्यों गया, इसका कोई तो कोई बात होगी, लाने के पीछे कोई उद्देश्य होगा ना। तो इसके निर्माण का तो एक उद्देश्य है, तभी ये लाया गया, अन्यथा ये लाया नहीं जाता। एनसीएफ का निर्माण क्यों किया गया, अगर ये समझ लेंगे तब हम लोगों को एनसीएफ का आइडिया लग जाए कि एनसीएफ को लाने के पीछे उद्देश्य क्या था। तो एनसीएफ का निर्माण बच्चों इसीलिए किया गया कि जो बच्चे हैं, बच्चे को हम लोगों को क्या पढ़ाया जाए, बच्चे को और क्यों पढ़ाया जाए, मतलब कैसे पढ़ाया जाए, बच्चे को क्या क्या पढ़ाना है और कैसे पढ़ाना है, इसके बारे में यह बात बताने के लिए लाया गया। तो बच्चों को
क्या पढ़ाया जाए और कैसे पढ़ाया जाए, इसके लिए लाया गया। अच्छा, अगर यह इसके लिए लाया गया तो इसके लिए कुछ क्या तैयार किया गया था, दस्तावेज ऐसे लेके आए। अब उसमें क्या करेंगे, कुछ दस्तावेज तैयार करेंगे कि अब उसमें क्या पढ़ाना है। अब वो कुछ अपना निर्माण बनाएंगे, कुछ उसमें पॉइंट डालेंगे, तो वही दस्तावेज तैयार किया। अब दस्तावेज किसने तैयार किया, तो यह दस्तावेज एनसीईआरटी तैयार करता है, ये बात आप लोग याद रखना। एनसीईआरटी ने दस्तावेज तैयार किया, किसके लिए किया, तो यहाँ पे विद्यालय में शिक्षा के संबंध में किया था। ये विद्यालय में किसके संबंध में, शिक्षा के संबंध में यह दस्तावेज तैयार किया। ये भी बात आप लोग समझ गए। अच्छा, अगर शिक्षा के संबंध में दस्तावेज इन्होंने तैयार किया तो बात ये है, तैयार करने के बाद इन्होंने क्या किया, कुछ संस्तुतियां दी, कुछ संस्तुतियां प्रस्तुत किया। अब ये क्या हुआ, संस्तुतियां का मतलब ये हुआ कि जैसे दस्तावेज में जो चीजें उन्होंने लिखा तैयार करके, बहुत लोगों से सेट करके मीटिंग करके, तो उन्होंने कुछ बातें निकाली, उन्हीं बातों को संस्तुतियां बोलते हैं। जिन्होंने रिपोर्ट में लिखा कि ये चीज ऐसा होना चाहिए, तो वही चीज जो रिपोर्ट में लिखा उसे ही बोलेंगे कुछ संस्तुतियां प्रस्तुत की। अब वो संस्तुतियां कौन कौन सी चीज हैं, इनके बारे में हम लोग अभी आगे समझेंगे कि वो संस्तुतियों में क्या क्या बातें बताएं। तो उससे पहले जो ये दस्तावेज एनसीईआरटी तैयार कर रहा था, उस टाइम पे उसका कार्य निर्देशन कौन कर, कार्य निर्देशन किसके द्वारा हो रहा था, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, तो इसको आप लोग समझ लीजिए। प्रोफेसर कृष्ण कुमार थे। कौन थे, प्रोफेसर कृष्ण कुमार, इन्हीं के द्वारा ये संस्तुतियां, ये दस्तावेज तैयार किया गया। तो एनसीएफ क्यों आया, अब आप लोग समझ गए। पाठ्यक्रम को लेकर बताया कि पाठ्यक्रम में क्या होना चाहिए, पाठ्यक्रम जो है वो हमेशा सरल होना चाहिए, कठिन नहीं होना चाहिए, ताकि बच्चे को समझ में आसानी से आ जाए। दूसरी बात ये याद रखिए कि सुव्यवस्थित होना चाहिए, ऐसा नहीं कि उल्टा सीधा हो, बच्चा इधर कुछ पढ़े और आगे वाले पेज में कुछ और हो, तो बच्चा का दिशा भ्रम हो जाएगा, उसे दिमाग में सेट नहीं बैठेगा। सरल होने के साथ साथ सुव्यवस्थित भी होना चाहिए। इसका मतलब है लिंक में होना चाहिए, एक चीज दूसरे से जुड़ा हो, ताकि बच्चा उसे कैचअप कर सके। तीसरी बात यह है, पाठ्यक्रम इस प्रकार होना चाहिए ताकि जब बच्चा उसे पढ़े तो ज्ञान का क्या हो, विकास हो। इसलिए पाठ्यक्रम का निर्माण इस तरह से करो ताकि बच्चे को पढ़ने के बाद ज्ञान का विकास हो जाए। पाठ्यक्रम और किस तरह से होना चाहिए, पाठ्यक्रम सुधार लाने के लिए होना चाहिए। अब ये सुधार कैसा, बच्चे का एक मानसिक क्षमता होती है, तो उस मानसिक क्षमता में सुधार आ जाए, ठीक है ना। उसके मानसिक क्षमता को ध्यान में रखिए कि बच्चा किस लेवल का है और किस आयु का है, मानसिक क्षमता को ध्यान में रखना है। दूसरी बात है, उसकी आयु को ध्यान में रखना है, और इन्हीं को ध्यान में रखकर पाठ्यक्रम को तैयार करना चाहिए। तो ये भी बात पूछा जाता है कि पाठ्यक्रम को तैयार करने के लिए क्या क्या कंडीशन हो, तो मानसिक क्षमता बच्चों को ध्यान में रखें और बच्चे की आयु को ध्यान में रखें, पाठ्यक्रम को तैयार किया जाए। यहाँ पे पांचवी बात यह है कि जो पाठ्यक्रम है और जो पाठ्यक्रम के साथ एक होता है पाठ्य चर्चा, और उसी के साथ एक होता है पाठ्य पुस्तक। ये तीन चीज है, पाठ्यक्रम, पाठ्य चर्चा और पाठ्य पुस्तक। तीनों को क्या करना है, बच्चों के लिए, ये तीनों को किसके लिए, बच्चों के लिए सक्षम बनाने के कार्य से किया जाए। तो बच्चों के लिए सक्षम बनाने के लिए हो, ताकि बच्चा और आगे बढ़ सके, इस तरह से पाठ्यक्रम होना चाहिए। तो आप लोग इतना समझ गए, पाठ्यक्रम को लेकर इतनी बातें बताई गई हैं, संस्तुतियां इतनी प्रस्तुत की गई हैं, किसके द्वारा,
NCERT के द्वारा ये सारी बातें बताई गई हैं जो NCF 2005 आया था। शिक्षक है वो सहयोग के रूप में कार्य करे, यानी कि वो एक सहयोगी हो और वो कुछ ना हो, जैसे बच्चे को कोई सुविधा दिक्कत हो रही है तो वो सिर्फ और सिर्फ उसकी मदद करे, सहयोग करे, या फिर बोल सकते हैं कि वो सुविधा दाता की भूमिका अदा करे। सहयोगी ना दे तो क्या दे देगा, सुविधा दाता, उसकी भूमिका अदा करे। सुविधा दाता को क्या बोलते हैं, सहयोगी को क्या बोलते हैं, फैसिलिटेटर। तो उसके रूप में होना चाहिए किसको, शिक्षक को, अध्यापक को। अब अगर ये कोई सहयोग दे रहा है, बच्चे को मदद कर दे रहा है, तो बच्चा क्या कर लेगा, बच्चा स्वयं अपने ज्ञान का निर्माण कर लेगा। थोड़ी सी उसे मदद चाहिए बस, तो उससे क्या हो जाएगा, स्वयं ज्ञान का निर्माण कर लेगा। ज्ञान का निर्माण कौन करेगा, स्वयं ज्ञान का निर्माण? तो आपको अच्छे से पता है कि बच्चा स्वयं ज्ञान का निर्माण कर लेगा, और स्वयं ज्ञान के निर्माण के ही कारण इसे हम लोग बोलते हैं किस पर आधारित है, तो यह रचनावाद पर आधारित है। आपसे पूछा जाता है कि जो NCF 2005 है वो किस पर आधारित है, तो रचनावाद यानी कि कॉन्स्ट्रक्टिविज्म पे आधारित है। यह बात आप लोग याद रखे रहना। अब यहाँ पे शिक्षक और क्या काम करेगा, तो याद रखना कि शिक्षक यहाँ पे अधिगम की परिस्थितियों का निर्माण कर सकता है। अधिगम की परिस्थितियों का निर्माण करेगा, अधिगम परिस्थिति निर्मित करेगा यहाँ पे शिक्षक, और कुछ नहीं। जैसे मान लो कि कोई ऐसा कंडीशन सेट कर देगा, निर्माण करेगा कि बच्चे को खुद इंटरेस्ट आने लगेगा और उसमें भाग लेके बच्चा सीखने लगेगा, एक्टिव हो जाएगा। तो शिक्षक सिर्फ और सिर्फ पढ़ाएगा नहीं, सिर्फ ऐसा सिचुएशन निर्मित कर देगा कि बच्चे को इंटरेस्ट आने लगे। दूसरी बात है शिक्षक और क्या करना चाहिए शिक्षक को, तो शिक्षक और छात्र के बीच, शिक्षक और छात्र यानी कि छात्र और शिक्षक के बीच क्या होना चाहिए, वार्तालाप होनी चाहिए। वार्तालाप। अगर बच्चा डरेगा शिक्षक से तो कैसे वो अधिगम कर पाएगा, तो डरना नहीं चाहिए। शिक्षक और छात्र या छात्र और शिक्षक वार्तालाप भी होनी चाहिए। तो ये एक शिक्षक के बारे में इतनी सारी बातें बताई गई है कि भाषा सहज होनी चाहिए। सहज माने जो आसानी से समझ में आ जाए, भाषा ऐसी होनी चाहिए। दूसरी बात है भाषा ऐसी हो ताकि लोग उससे सुरक्षित महसूस करें, यानी कि उससे कोई दिक्कत ना हो। कभी कभी ऐसी भाषाएं होती हैं कि सुरक्षित नहीं, असहज महसूस हो जाता है। तो भाषा ऐसी होनी चाहिए जिससे सुरक्षित महसूस किया जाए। तो ये भी बात क्लियर हो गई। और यह सुरक्षित कौन महसूस करे, बच्चा, और किसी के बारे में बात नहीं हो रहा है, यहाँ पे बच्चे के बारे में बात हो रहा है। अब दूसरी बात है भाषा यहाँ पे मातृभाषा में होनी चाहिए, ये भी याद रखे रहना। NCF में ये सारी बातों की जिक्र किया गया है कि मातृभाषा में होनी चाहिए। अब यहाँ पे अगली बात है कि भाषा जो है वो समस्या का सामना न करना पड़े, इसीलिए मातृभाषा में। मातृभाषा क्यों, क्योंकि जिससे समस्या का सामना न करना पड़े। क्योंकि बच्चा मान लीजिए कहीं जहाँ पे पैदा हुआ है वहाँ की जो मातृभाषा है वो बहुत जल्दी कैप्चर कर लेगा, दूसरी जगह का कैप्चर नहीं कर पाएगा। इसीलिए जहाँ का बच्चा रहे वहीं के मातृभाषा अगर रहेगा तो बच्चे को समस्या नहीं होगी। तो आगे बात है, दूसरी बात है भाषा इस तरह से हो जो आत्मविश्वास को बढ़ाए। आत्मविश्वास में क्या करे, वृद्धि करे या बढ़ाए। तो आत्मविश्वास वृद्धि के लिए भाषा होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि अगर भाषा सहज होगी, मातृभाषा में होगी, तो उससे क्या होगी, समय की बचत होगी। बच्चा बहुत जल्दी चीज़ों को बता देगा और उससे समय की बचत होगी। और बात क्या कही गई है भाषा की, तो भाषा के बारे में बात की गई है कि भाषा त्रिभाषा में होनी चाहिए। त्रिभाषा, अब इसमें त्रिभाषा मतलब 3 भाषाओं के बारे में बताया। पहला है आदिवासी
क्षेत्रों में जो भाषाएं होती हैं वो, तो आदिवासी इस तरह से होगा, बड़ी दी नहीं होगी। देखिए त्रिभाषा में आदिवासी भाषा होगी। दूसरी कौन सी भाषा होगी? मातृभाषा होगी। ये बात अभी हमने आपको बताया। और तीसरी भाषा अन्य के रूप में होगी, अदर, जिसमें हम लोग अंग्रेजी भी लिख सकते हैं। ये किस में जाएगा? अन्य में जाएगा, अंग्रेजी भाषा ये हो जाएगी। क्लियर हुआ? अब यहाँ पे मान लीजिए अगर अंग्रेजी डाला गया तो इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य सिर्फ इतना है ताकि बहुभाषावाद के बारे में जानकारी हो जाए। बहुभाषावाद क्या है? मल्टी लैंग्विस्टिक बोलते हैं हम इसे। क्या बोलते हैं? मल्टी लैंग्विस्टिक। इसका डेवलपमेंट हो जाए इसीलिए हम अंग्रेजी भाषा का यूज करते हैं, ताकि हमें ये अपनी मातृभाषा के साथ साथ बहुभाषा यानी अंग्रेजी भी अगर आ जाएगा तो हम कहीं भी रहेंगे, सरवाइव कर लेंगे। इसीलिए भाषा के संबंध में त्रिभाषा का कॉन्सेप्ट भी लाया गया है। आई थिंक इतनी बातें आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। चलिए आगे, एनसीएफ में शिक्षा में किस तरह से सुधार लाया है, किस तरह से लाया जाएगा? तो शिक्षा में सुधार लाना होगा तो जो स्कूल का ज्ञान है, उस स्कूल के ज्ञान को हमको अपने आप में नहीं लिए रहना है, उसे बाहर के जीवन से जोड़ना है। बाहर के जो जीवन की बहुत सारी परिस्थितियां आएंगी, उस जीवन से क्या करना होगा? जोड़कर, सेट करके, देखकर हमको चलना होगा। तो इससे हमारा शिक्षा में मानेंगे कि सुधार आ रहा है। बच्चों के जीवन में जब वो बड़ा होगा तो वही उसका फायदा करेगा। आगे बात करें कि एक बात और है, जैसे पाठ्यक्रम अच्छे से सेट किया गया है, सरल था, सुव्यवस्थित था और मानसिक और आयु को ध्यान में रखकर किया गया था, तो जो पढ़ाई हो रही थी तो उस पढ़ाई से हमें क्या हो गई? रटंत जो विद्या है, बहुत लोग रट कर याद करते हैं, तो रटंत विद्या से मुक्ति दिलाएगी। तो शिक्षा में ये भी एक सुधार होगा कि पढ़ाई रटंत विद्या से मुक्ति दिलाता है। और दूसरी बात क्या करेगा? इससे बच्चे का क्या होगा? चहुमुखी विकास होगा, यानी कि चारों दिशाओं से, इसे बोलते चहुमुखी विकास। ठीक है ना? तो चौमुखी विकास के अवसर प्राप्त होंगे इससे बच्चे को, कि हर तरह से उसे ज्ञान या विकास का, डेवलपमेंट के अवसर मिलते रहेंगे और बच्चे का सर्वांगीण विकास हो पाएगा। दूसरी बात यहाँ पे है कि परीक्षा इस तरह से हो कि वो लचीला बनाया जाए। परीक्षा लचीला हो, ज़्यादा कठोर ना हो, बहुत ही लचीला बनाया जाए जो है, और कक्षा की गतिविधियों से जोड़ा जाए। लचीला बनाने के बाद क्या हो जाए? कक्षा की जो गतिविधियां हैं उन गतिविधियों से जोड़कर उनको सिखाया जाए, तो इससे शिक्षा का जो स्तर है बहुत ही बेहतर हो जाएगा। और दूसरी बात क्या है कि जो प्रजातांत्रिक मूल्य हैं उनके भी बारे में सेट किया जाए। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, प्रजातांत्रिक जो मूल्य हैं उनको भी बढ़ावा मिलता है। प्रजातांत्रिक मूल्यों का सम्मान करना चाहिए, सम्मान होता है इससे। तो ये सारी चीजें, अगर कक्षा की बात करें तो इसमें एनसीएफ में कक्षा 1 और 2 के बारे में बताया गया। 1 और 2 की कक्षा को क्या बोलते हैं? पूर्व प्राथमिक स्तर। प्राथमिक कक्षा है ना, तो इसीलिए प्राथमिक कक्षाओं में भी बटा हुआ है पूर्व प्राथमिक कक्षा, जिसमें कक्षा 1 से कक्षा 2 के विद्यार्थी आते हैं। तो इसे हम लोग बोलेंगे पूर्व प्राथमिक स्तर की जो कक्षाएं हैं, जिसे हम लोग कक्षा 1 और 2 की बात करते हैं, उसमें जो हमें ज्ञान निर्माण करना है, तो उस ज्ञान निर्माण होने के बाद जब हमें मूल्यांकन करना होगा किसी बच्चे का, तो परीक्षा द्वारा नहीं होगा। मूल्यांकन किसके द्वारा? बच्चे का मूल्यांकन परीक्षा से हम नहीं करेंगे, बल्कि उसका मूल्यांकन प्रेक्षण के अनुसार करेंगे, या प्रेक्षण के आधार पे उसका मूल्यांकन किया जाएगा। यानी कि इस कक्षा में बच्चे से पेपर एग्जाम नहीं लिया जाएगा, बल्कि उसे प्रेक्षण, कोई
एक्टिविटी देके उसे उसके ज्ञान का निर्माण करके उसका मूल्यांकन किया जाएगा। वहीं कक्षा 10 की अगर बात किया गया है यहाँ पे, तो बोला है ऐसी हो ताकि वो ऐच्छिक हो, परीक्षा कैसी हो, ऐच्छिक परीक्षा हो। यहाँ पे कक्षा 10 के बारे में ऐच्छिक परीक्षा से लेकर बात बताई गई है कि जो कक्षा 10 की परीक्षा होगी वो किस तरह से होनी चाहिए, ऐच्छिक परीक्षा होनी। शिक्षा इस तरह से होनी चाहिए जिससे शांति शिक्षा को बढ़ावा मिले। तो याद रखना, शांति शिक्षा को बढ़ावा मिले, इस तरह की शिक्षा होनी चाहिए। यानी कि इससे क्या होगा, हमारा जो मेंटल डेवलपमेंट होगा, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, वो ज़्यादा बेहतर बनेगा। तो शांति शिक्षा को बढ़ावा देने की बात किया गया है और इसी शांति शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ही बोला गया है कि इसे पाठ्यक्रम में शामिल करना चाहिए। शांति शिक्षा को कब बढ़ावा मिलेगा, जब यह पाठ्यक्रम में जुड़ेगा। जब यह पाठ्यक्रम में क्या होगा, जुड़ेगा। तो यहाँ पे पाठ्यक्रम में शामिल करने का सुझाव दिया गया है कि शांति शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए शांति शिक्षा को पाठ्यक्रम में जोड़ा जाना चाहिए। दूसरी बात है, यहाँ पे मूल्यों की शिक्षा देनी चाहिए, मूल्यों की शिक्षा। अब यह क्या बात है, मूल्यों की शिक्षा क्या होती है, तो मूल्यों की शिक्षा में न्याय और शांति में वृद्धि करे वह मूल्य की शिक्षा, जो न्याय में और शांति में वृद्धि करे, शांति में वृद्धि करे यानी बढ़ाए। जहाँ पे न्याय हो, जहाँ पे शांति हो, उसे ही हम लोग कहेंगे वो मूल्य की शिक्षा है। जो स्त्रियों का सम्मान करे, जो स्त्रियों का सम्मान करे, वो भी किस कैटेगरी में आएगा, मूल्य की शिक्षा उसे दी गई है। सांस्कृतिक विविधता जिसमें हो, सांस्कृतिक विविधता को जाने, जिसके अंदर सांस्कृतिक विविधता हो, या फिर धार्मिक, हमारे यहाँ तो बहुत सारे धर्म के लोग रहते हैं ना, तो धार्मिक विविधता भी शामिल होनी चाहिए। तो वहाँ पे भी मूल्यों को बढ़ावा मिलेगी। तो इस तरह की शिक्षा होनी चाहिए। और शिक्षा इस तरह से ना हो कि उसे पाठ्य पुस्तक केंद्रित बना दें। पाठ्य पुस्तक केंद्रित शिक्षा नहीं होनी चाहिए, याद रखे रहना। पाठ्य पुस्तक केंद्रित शिक्षा जो है वो नहीं होनी चाहिए। कभी कभी ये भी आएगा, तो यह शिक्षा नहीं होनी चाहिए कि पाठ्य पुस्तक केंद्रित हो, बल्कि कैसी होनी चाहिए, बाल केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए। तो यहाँ पे याद रखना, बाल केंद्रित शिक्षा, ठीक, बाल केंद्रित शिक्षा हो, ना कि पाठ्य पुस्तक केंद्रित शिक्षा हो। तो शिक्षा के संबंध में ये संस्तुतियां दी गई हैं। तो विद्यार्थी को समानता के आधार पे शिक्षा दी जानी चाहिए, ये भी आप लोगों को आना चाहिए। तो समानता के आधार पे, कभी कभी बहुत प्रकार के विद्यार्थी आएंगे तो उनमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। समानता किस तरह की होनी चाहिए, मान लीजिए कोई व्यक्ति, कोई बच्चा शारीरिक रूप से वो विकार है, उसको शारीरिक विकार है, शरीर में कोई दिक्कत है, तो उसे इस तरह से न निकाल के बाहर कर दो कि आप शारीरिक रूप से ठीक नहीं है। तो शारीरिक रूप से अगर दिक्कत है या फिर कोई दिक्कत मानसिक रूप से है, तो भी उसे सेट करना, बच्चों को सेट करवाना है। या फिर कोई बच्चा सामाजिक रूप से कोई दिक्कत है, तो इस तरह की जो बच्चे होते हैं उनको समानता के आधार पे शिक्षा देनी चाहिए। ये बात याद रखे रहना, उनके साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। यह बात क्लियर हो गई होगी आपको। दूसरी बात है कि अगर विद्यालय में शिक्षा दिया जा रहा है तो विद्यालय में एक साथ शिक्षा देनी चाहिए। विद्यालय में कैसे एक साथ शिक्षा देनी चाहिए, ये भी बात याद रखे रहिएगा। इससे क्या होगा, समावेशी शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा। समावेशी शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा, ये भी बात याद रखे रहना, ठीक है ना। और बात यह है कि बच्चों को शिक्षा प्रकृति और वातावरण के अनुरूप देना चाहिए। उसको प्रकृति में सिखाइए, प्रकृति में
और वातावरण, प्रकृति और वातावरण से उसे जोड़कर शिक्षा देनी चाहिए। ये बात भी आप लोग समझ लीजिए। इससे संबंधित एनसीईएफ में क्या बातें कही गई हैं, तो एनसीईएफ में बताया गया है जो गणित की अगर शिक्षा देनी है तो पहली बात है गणित में जितने भी संसाधन होंगे गणित को लेकर वो संसाधन होने चाहिए, तो इसीलिए संसाधन समृद्ध होना चाहिए, ये बात याद रखे रहना। दूसरी बात है उससे बच्चे का चिंतन डेवलप हो, यानी कि बच्चा चिंतन करना शुरू कर दे, यह बात हो, प्लस बच्चा तर्क भी करने लगे, तो समझ लीजिए एमसीएफ के रूप में सही जा रहे हैं। फिर वह अमूर्त संकल्पनाओं के बारे में सोच सके, ये भी बात ध्यान रखे रहना। जब भी गणित को लेकर एनसीईएफ से चर्चा होगी कि एनसीईएफ ने गणित के बारे में क्या कहा है, तो अमूर्त संकल्पनाओं के विकास के बारे में बताया है। समस्याएं बच्चों को गणित में रहेंगी, कोई सवाल लगा रहा है तो समस्या तो आएगी, तो उस समस्या को उससे सूत्र भी याद रहना चाहिए, तो सूत्रबद्ध करना आना चाहिए कि किस तरह से सूत्र लगाएं, फार्मूला लगाएं और निकल जाए, और उसे सूत्र लगाने के बाद उसे सुलझाना भी आना चाहिए, यानी कि हल करना भी आना चाहिए। इतनी सारी चीजें विकसित होनी चाहिए गणित को लेकर जो एनसीईएफ में बात कही गई है। तो ये बात आप लोग लिख लीजिए कि संसाधन समृद्ध होना चाहिए। मान लीजिए गोला प्रकार है ही नहीं, पटरी स्केल है ही नहीं, गणित लगाने बैठे हैं और ज्योमेट्री का, तो किस तरह से आप गणित सीख पाएंगे। इसीलिए संसाधन समृद्ध होना चाहिए और बच्चा चिंतन करे, उस पर सोचे। गणित का इस तरह का प्रश्न है किस तरह से आएगा, तर्क भी करना चाहिए, अमूर्त संकल्पनाओं का निर्माण होना चाहिए। समस्या अगर आ गई है तो उसे सूत्रबद्ध करना और उसे हल करना यानी सुलझाना आना चाहिए। में क्या नहीं होना चाहिए ये भी तो जान लीजिए। हम लोगों ने बहुत सारी चीजें जाना कि क्या क्या होना चाहिए, तो देखिए क्या नहीं होना चाहिए। सजा और पुरस्कार बहुत ही कम देना चाहिए या देना ही नहीं चाहिए। संज्ञा मैं लिखा हूं, एक मिनट। पहली बात है कि सजा और दूसरी बात है पुरस्कार बहुत कम देना चाहिए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि देना ही नहीं चाहिए, एकदम से देना चाहिए बट कम होना चाहिए, ठीक है ना, नहीं तो बच्चा उसका आदी हो जाएगा और पढ़ाई नहीं करेगा। सिर्फ उसे मोटिवेशन मिले, इस तरह से सजा और पुरस्कार की बात हो, तो कम से कम जितनी हो सके उतना ही जरूरी है। दूसरी बात है बोझ वाली शिक्षा नहीं होनी चाहिए। पता लगा कि पूरा किताब ही और कॉपी ही मंगवा लिए हैं और पढ़ाया कुछ नहीं जा रहा है, बच्चा लाद लाद के आ रहा है, तो बोझ वाली शिक्षा नहीं होनी चाहिए। तीसरी बात है पाठ्यक्रम की अगर हम बात करें तो पाठ्यक्रम कैसा नहीं होना चाहिए, पाठ्यक्रम बहुत विशाल नहीं होना चाहिए, यानी कि पाठ्यक्रम बड़ा नहीं होना चाहिए, ये भी बात याद रखना। किताबों की अगर बात करें तो किताबें मोटी नहीं होनी चाहिए, ये भी बात याद रहना चाहिए। तो ये एनसीईएफ में इतने सारे सुझाव दिए गए हैं। अब आगे बात करें कि क्या होना, बिना बोझ वाली शिक्षा हो, बिना बोझ वाली शिक्षा, बिना बोझ वाली शिक्षा, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, लर्निंग विदाउट बर्डन। और यह एक रिपोर्ट आई थी, कब आई थी, 1993 में। उसी रिपोर्ट के आधार पे यह बात बताई गई है कि जो शिक्षा होगी वो बिना बर्डन के, विदाउट बर्डन के होगी, यह इस तरह की शिक्षा होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी बात है कि यहाँ पे प्रैक्टिस खूब करवाना चाहिए, प्रैक्टिस। अब प्रैक्टिस किस चीज के लिए, तो प्रैक्टिस किस चीज का हो तो ये भी याद रख लीजिए कि ज्ञात से अज्ञात की तरफ, बच्चे को जो पता है उससे अज्ञात चीज जोड़ दीजिए ताकि वो उसे खोज के निकाले। तो ज्ञात से अज्ञात की वो खूब प्रैक्टिस करे। और यहाँ पे है मूर्त से अमूर्त संकल्पनाओं के बारे में खूब प्रैक्टिस करे। तो मूर्त से अमूर्त संकल्पनाओं का विकास ताकि हो सके, इसकी भी प्रैक्टिस होनी चाहिए। और जितनी भी गतिविधियां हो रही हैं उसमें अभिभावकों को भी जोड़ना चाहिए। तो यहाँ पे लिखेंगे
कि गतिविधियों में अभिभावक का जुड़ाव होना चाहिए, अभिभावक जुड़े, ये बात होना चाहिए, ये सारी चीजें लागू होनी चाहिए, तब एनसीएफ का जो मूल बात है वो भी साकार होता नजर आएगा। आगे किन चीजों का फोकस करना चाहिए ये सारी चीजें देख लेते हैं। कुछ बिंदु जैसे एनसीएफ बताता है कि करके सीखा जाए, करके सीखना, बच्चे लोग हैं उनको ज्यादा सिखाइए मत, वो खुद करें, तो करके सीखने पर जोर देता है, यानी कि लर्निंग विदाउट डूइंग, एलबीडी, लर्निंग विदाउट डूइंग, बच्चे के अंदर काबिलियत होनी चाहिए, करके सीखें। दूसरी बात है यहाँ पे बच्चे परीक्षण करके सीखें, परीक्षण विधि होता है एक ना, तो परीक्षण विधि से सीखें, यानी कि इसे हम लोग बोलते हैं टेस्ट मेथड, टीएम, टेस्ट मेथड के द्वारा बच्चे को फोकस करवाना चाहिए कि बच्चे के अंदर खूब इस तरह के कॉन्सेप्ट विकसित हों। निरीक्षण विधि भी यहाँ पे बताई गई है कि निरीक्षण विधि पर भी फोकस करना चाहिए। निरीक्षण विधि क्या है? इंस्पेक्शन मेथड बोलते हैं इसे, आई फॉर इंस्पेक्शन, एम फॉर मेथड, आईएम मेथड पे भी जोर देना चाहिए कि किसका इंस्पेक्शन करना चाहिए, किसी चीज को कितना तरह से निरीक्षण कर करके सीखना चाहिए। दूसरी बात है कि सामूहिक विधि भी यहाँ पे शामिल है कि सामूहिक विधि से भी बच्चे के अंदर इंटरेस्ट पैदा होता है, अकेले बच्चा पढ़ते पढ़ते बोर हो जाता है, यानी कि ग्रुपिंग लर्निंग के बारे में बात किया गया है, जीएल। अगर बच्चा ग्रुप में रहेगा, बहुत सारे लोग रहेंगे, एक्टिविटी होगी, वहां से बच्चे इंटरेस्ट पैदा होगी, सीखेगा। दूसरी बात है मिश्रित विधि भी कभी कभी पूछा गया है, तो याद रख लेना, मिश्रित विधि जिसे हम लोग मिक्स्ड मेथड के नाम से जानते हैं, ये भी हम लोग इस पे भी फोकस किया गया है। वैसे अगर हम लोग बात करें एनसीईआरटी ने, एनसीईआरटी द्वारा जो एनसीएफ है, एनसीईआरटी द्वारा एनसीएफ की बहुत सारी पब्लिश्ड हुई हैं। एनसीएफ कब कब पब्लिश किया गया है एनसीईआरटी द्वारा? तो 1975 में किया गया है, पहली बात है। दूसरा बात है 1988 में किया गया है, और 2000 में पब्लिश किया गया है, और 2005 में पब्लिश किया गया है। कभी कभी पब्लिश से लेकर पूछ ले, जितना भी हमारा एनसीएफ से संबंधित प्रश्न बनने वाले थे यहाँ पे समाप्त होते हैं। और आप लोग अगर यह वीडियो देख लेते हैं तो एनसीएफ से जितने भी बनने वाले प्रश्न हैं लगभग आप लोग सब कर ले जाएंगे। तो चलिए ठीक है, वीडियो आपको कैसा लगा शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।